हेलो एवरीबॉडी। तो स्टार्ट करते हैं हम आगे हेलो अगेन हेलो रेनबो। लास्ट टाइम हमने SN2 मैकेनिज्म किया था और जो SN2 के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था वो नेट के अंदर एज इट इज आया हुआ पीछे, ठीक है ना। तो अब आगे करते हैं SN1 मैकेनिज्म को। SN1 SN1 को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर इसको बोलेंगे। देखिए कैसे होगा इसको करने के लिए। सबसे पहले अपने को एक ऐसा सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा CCS3 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 और यहां पे ले लिया मैंने Br ले लिया, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, दो स्टेप में रिएक्शन होगी। वो तो सिंगल स्टेप रिएक्शन दिए, कितने स्टेप में होगी? दो स्टेप में। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले लीविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है। लीविंग ग्रुप कौन है? जो बड़ा साइज में, Br बड़ा साइज में, तो ये निकलेगा। तो पहले ये बनेगा अपने पास CH3 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 प्लस Br नेगेटिव। तो एक कार्बोकटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया उसमें, जबकि SN2 में कोई रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं था, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट थी, ठीक है जी। दूसरा स्टेप होगा इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अब देखिए जो ये कार्बोकटाइन है, कार्बोकटाइन ऐसे होता है अपना, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा होता है कार्बोकटाइन में, और ऐसे ही अपने दो CH3 और एक ये CH3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकटाइन है। तो इस कार्बोकटाइन पे दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी, ठीक है ना। तो इसमें या तो अटैक कहां से लग सकता है? यहां से लग सकता है, या अटैक कहां से लग सकता है? यहां से लग सकता है। दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। दो प्रोडक्ट की अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री इसके अंदर होगी, ठीक है ना। तो वो दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? देखिए जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, या तो फ्रंट से आगे करे या बैक से आकर के करे, ठीक है। तो देखिए दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे, अभी बना रहा हूं मैं। देखिए पहला तो ये बनेगा इस पे CH3 प्लस OH आया, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आया। तो पहला तो प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 OH। दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा तो बैक साइड से अटैक होगा, OH CH3 तो देखिए इसमें दो प्रोडक्ट बने, लगा तो OH ही है आगे न्यूक्लियोफाइल, लेकिन प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग होगी, अरेंजमेंट अलग अलग हो गया, ठीक है ना। जब सेम जगह पे आगे लगा इसको बोलते हैं रिटेंशन। जब जगह चेंज होगी उसकी, जैसे SN2 में पढ़ा था, इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। तो जिसमें रिटेंशन भी हो, इन्वर्जन भी हो, उसको बोला जाता है रेसिमाइजेशन। तो इसको रेसिमिक मिक्सचर भी कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो अपने पास एक रेसिमिक मिक्सचर बन गया, और ऐसा फिनोमेना जिसमें एक रेसिमिक मिक्सचर बने उसको रेसिमाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा फिनोमेना जिसमें क्या बने? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ वन इनैंशियोमर इन टू डिफरेंट स्टेट्स या टू डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम ये भी कह सकते हैं जब एक सब्सटेंस दो इक्वल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना, इक्वल फॉर्म में कर जाए। फिलहाल के लिए हम इसको रेसिमिक मिक्सचर ही बोलेंगे। वैसे तो पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है जब स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 की पूरी पढ़ाई जाती है, उसका बाद में एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा। तो आप पेपर में जब आपके पास CBSE में आएगा तो आपने लिखना रेसिमिक मिक्सचर इसमें बनेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी इसकी? रेसिमाइजेशन, 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। ये तो मैकेनिज्म हो गया, अब इसके फीचर लिखते हैं। फीचर क्या क्या होंगे इसके, देखिए
फीचर्स, जैसे SN2 के फीचर्स थे वैसे इसके फीचर्स हैं। पहला फीचर है इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म, टू स्टेप मैकेनिज्म, इट इज अ टू स्टेप मैकेनिज्म। दूसरा फीचर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन, कार्बोकटाइन formed as a reactive intermediate, reactive intermediate। ठीक है, जब अपने को पता है कार्बोकटाइन रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन गया और कार्बोकटाइन स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी कार्बोकटाइन स्टेबल होता है, तो लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखिए टर्सरी की ज्यादा होगी, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की, देन मिथाइल कार्बोकटाइन की। मिथाइल कार्बोकटाइन को ऐसे भी लिखते हैं CH3 पॉजिटिव। ये इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा कार्बोकटाइन का। फोर्थ पार्ट देखिए क्या होगा इसमें, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर विल फॉर्म। और रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। ठीक है, रैसिमिक मिक्सचर बनेगा इसमें। फिफ्थ, जो रेट होगी इसकी, देखिए रेट दो स्टेप में मैकेनिज्म हुआ है, तो पहला स्टेप किस क्या है, पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं, सिर्फ सबस्ट्रेट ने रिएक्शन स्टार्ट करवाई है, इसलिए रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, सिर्फ सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट की पे है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ये केमिकल काइनेटिक्स में सारा समझा दूंगा मैं, फिलहाल लिख लेना इसको, ठीक है। फिर है जी सिक्स्थ, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसका देखिए ये बनेगा, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहां तो एनर्जी होगी, यहां रेट, रिएक्शन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस, ठीक है। तो पहले रिएक्टेंट से चलेगा, ये बनेगा, फिर यहां से ऐसे चलेगा और ऐसे बन जाएगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा अपने पास, ये पहला जब चेंज होगा इसके अंदर, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये दूसरे स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, दो स्टेप में जाएगी ना, फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरे स्टेप की, और यहाँ पे क्या जाएगा, एक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है जी। तो ये इसका डायग्राम ये बनता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। वैसे तो CBSE में है ही नहीं, सिलेबस के अंदर नहीं है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, लेकिन कभी कभार नेट के पर्सपेक्टिव से, जेई के पर्सपेक्टिव से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको आना चाहिए, जबकि उसमें ऐसा था, SN2 में सिर्फ कैसा था, ऐसा डायग्राम था, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं कि इसमें क्यों पार्शियल रैसिमाइजेशन होता है। देखिए पार्शियल रैसिमाइजेशन क्यों होता है, पार्शियल रैसिमाइजेशन क्यों, इसमें पार्शियल रैसिमाइजेशन होता है। देखिए पहला मोड क्या अपने पास, ये है RBR लिया हुआ था मैंने, R की जगह पे क्या रखा हुआ था, CH3, 3 CH3 थे। तो पहले क्या होता है, लीविंग ग्रुप एकदम से नहीं जाता एक्चुअल में, क्योंकि सोलवेंट पे भी डिपेंड करता है, सारे फैक्टर होते हैं। तो पहले क्या होता है, इसमें एक आयन पेयर जनरेट होता है ऐसे, फिर लीविंग ग्रुप निकलता है, बीच में ये स्टेट आती है पहले, ठीक है ना, जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिखा उसमें पहले बीच में स्टेट आएगी। तो जब ये स्टेट आती है वहां पे R पॉजिटिव BR नेगेटिव, ये कुछ टाइम तक रहती है बनी, शॉर्ट मतलब बहुत कम टाइम के लिए लगा लो बनी है। लेकिन अब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, अगर न्यूक्लियोफाइल फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी से आ रहा है, तो वहां पे अटैक मारने की कोशिश करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल आते ही इस पे अटैक मारेगा, यहां तो अटैक मार नहीं सकता क्योंकि पहले ही ब्रोमीन है, तो कहां से अटैक मारेगा, बैक साइड से अटैक मारेगा।
एक तो पॉसिबिलिटी की होगी जब न्यूक्लियोफाइल फास्ट है तो रिटेंशन की पावर, इन्वर्जन की पावर क्या होगी, ज्यादा। इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना क्या हो गया, ज्यादा बनना हो गया। रिटेंशन तो बना ही नहीं, क्या बन गया, इन्वर्जन। इसलिए कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन, जो इसके अंदर इन्वर्जन जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसको पार्शियल रेसिमाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन्वर्जन की जो अमाउंट है वो ज्यादा रहती है इससे रिटेंशन से। अगर न्यूक्लियोफाइल स्लो आ रहा है, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या रहा है, स्लो आ रहा है, तो क्या करेगा ये, इसको टाइम मिल जाएगा आयन पेयर में टूटने का, ठीक है ना। तो फिर क्या बनेगा, इन्वर्जन बनेगा, और क्या बनेगा, रिटेंशन। यहां तो रिटेंशन बनेगा ही नहीं, यहां तो सिर्फ क्या बनेगा, इस केस में तो क्या बनेगा, इन्वर्जन। जब फास्ट मूविंग है, जब स्लो मूविंग है, इन्वर्जन भी बनेगा और क्या बनेगा, रिटेंशन। तो इन्वर्जन बनना क्या हो गया, तो इन्वर्जन हो गए, रिटेंशन एक ही टाइम बना, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड कर गया, इसलिए इसको पार्शियल रेसिमाइजेशन का भी नाम दिया जाता है। ठीक है जी, तो आपको SN1 SN2 मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होंगे। इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे क्वेश्चन है, मान लिया मैंने ये दे दिया आपको बना करके C और ये दे दिया Cl, दूसरा ये दे दिया मैंने आपको बना करके पूछा आपसे, इनमें बैटर SN1 कौन देगा, SN1 कौन देगा इनमें बैटर। फिर इनमें बताइए, B क्वेश्चन मैंने बनाया, इनमें बैटर कौन देगा, SN2 इनमें कौन सा बैटर देगा ये बताना है। फिर इनमें बताना है, C क्वेश्चन है मेरा, इनमें बैटर SN2 कौन देगा, ठीक है ना। पहला तो ये है, इसमें SN1 कौन सा बढ़िया देगा, SN2 कौन सा देगा, इसमें SN2 कौन सा देगा। ठीक है जी, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, यही आता है CBSE में तो। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, इसके बड़े किस्से ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है ना। जब कोई लाइट इस पे आकर के पड़ती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये इस लाइट के साथ डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। और जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट के साथ डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है तो उसको बोलते हैं वो कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है ना, ऑप्टिकल मींस लाइट के साथ उसकी क्या रिएक्शन है, क्या एक्टिविटी है, ठीक है ना, क्या इंटरेक्शन है। और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। अब पहले ना प्रेगनेंसी के टाइम पे और उस जब स्टार्टिंग में जो मेडिसिन बनी लुईस पॉस्चर ने, तो दो अलग अलग स्टेट मिली थी। वो किसकी वजह से मिली थी, तब वहां से एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का जन्म हुआ था। तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैसे कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। और लाइट भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट को समझाती है। और वही बेसिक थोड़ा सा आपके सिलेबस में है, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी है, ऑप्टिकल रोटेशन है, उसी से आप ये सब बातें समझ पाएंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैंने सोडियम लैंप लिया, सोडियम लैंप, सोडियम लैंप में से जो लाइट निकलेगी वो ऐसी होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट, जो हर जगह फैली हुई है। जब इस लाइट को निकोल के प्रिज्म में से पास करवाया जाता है। निकोल का प्रिज्म क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। और उसकी प्रॉपर्टी होती है जो
डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट को एक ही प्लेन में कर देता है। तो जब इस लाइट को, सोर्स से आई हुई लाइट को निकोल प्रिज्म में से पास किया जाता है तो वो लाइट को एक ही प्लेन में कर देगा, ऐसे ऐसे कर देगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। यहां तक समझ में आया। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, क्योंकि एक ही प्लेन की लाइट होगी तभी तो प्रॉपर्टी समझ पाएंगे, अलग अलग प्लेन की होगी तो हम कैसे समझ पाएंगे। जब एक ही प्लेन की लाइट को किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास करवाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे सैंपल लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सैंपल लिया यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, एक सैंपल लिया मैंने, और जब ये लाइट इसमें से पास हुई फिर यहाँ पे एनालाइजर लगाया जाता है, और एनालाइजर लगा के यहां से देखा जाता है, सी यहां से इसको देखा जाता है आई के साथ। तो इसमें से देखेंगे जब ये लाइट आएगी इसमें से, या तो इस लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो ऐसे रोटेट हो जाएगी, ऐसे इसमें से निकल के, या तो ऐसे इस साइड हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं, या तो इस साइड हो जाएंगे सारे के सारे, या फिर इनको लेफ्ट में कर देगी, लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगी ऐसे। तो जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास करवाया जाता है, या तो उसको राइट साइड में रोटेट कर देता है या किस में कर देता है, लेफ्ट साइड में। और ऐसा कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लाइट को क्या कर दे, रोटेट कर दे, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस, पहले लिखिए, optical active substance, the compound या the substance which rotate plane polarized light, plane polarized light, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, optical active substance। and this property is known as optical activity, optical activity, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो जो लेफ्ट की साइड मुड़ते हैं ना, मोड़ते हैं, उनको बोलते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। जो आर की राइट साइड में मुड़ते हैं उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के बारे में ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो आपको ये समझ में आना चाहिए, जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से लाइट पास करवाते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड उस लाइट को राइट में मोड़ देगा, लेफ्ट में मोड़ देगा। ऐसा सब्सटेंस जो उसको मोड़ देगा उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इससे एक बात तो क्लियर होगी कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रोटेट करेंगे, ठीक है ना। जो करेंगे वही ऑप्टिकल एक्टिव होंगे और वही क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है जी। आई बात समझ में। अब हम कैसे पहचाने, आप कहेंगे सर ये तो एक्सपेरिमेंटल हो गया, हम पेपर में कैसे पहचाने कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए एक तरीका है, देखिए क्या तरीका है। अगर आपके पास कार्बन है, कार्बन ही पूछ जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। जब चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं क्या बोलेंगे इसको, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन को ही कायरल कार्बन कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो या एसिमेट्रिक कार्बन हो, वही कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, यानी कि वही कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, या वही कंपाउंड कायरल होगा। पेपर में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, या विच ऑफ द फॉलोइंग आर कायरल कंपाउंड्स। तो आपने वहां पे चेक करना है कि सारे के सारे ग्रुप उस पर डिफरेंट लगे हैं या नहीं लगे। ऐसे बना के भी दे देगा पेपर में, ऐसे बना के दे देगा।
पूछेगा ये सेंटर बताइए कायरल है या ए कायरल है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है CH3 ये ग्रुप, यहाँ देखेंगे Br लगा हुआ है, ये A था ये B था। अब देखिए चारों बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, चार बॉन्ड बन गए, यहाँ पे अलग ग्रुप लगा हुआ है ये देखिए। तो तीनों के तीनों ग्रुप हो गए, या तीन लगे हो चार लगे हो, तो देखना होता है बॉन्ड देखने होते हैं, चार बॉन्ड पे अलग अलग अरेंजमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग अरेंजमेंट है, इसलिए कैसी कार्बन होगी, कायरल कार्बन होगी। ठीक है जी, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन। ठीक है जी, तो इन्हीं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से एक नया फिनोमेना जनरेट होता है जिसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं जिनको, इनैंशियोमर। तो अब उनको समझते हैं इनैंशियोमर क्या होते हैं। इनैंशियोमर the compounds which have non-superimposable mirror image are known as enantiomer। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देखनी है, कैसे, जैसे मेरा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, जब आप मिरर में देखेंगे तो आपको राइट दिखेगा, ठीक है ना। और अगर आप राइट हैंड को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, ठीक है ना, इसको देखना आपने, वहां पे कैसा दिखेगा, राइट दिखेगा। और राइट को लेफ्ट पे लेकर के आएंगे, क्या वो मिरर इमेज बन जाएगी। अब राइट हैंड अगर आप देखें, राइट हैंड तो आपका ऐसे होगा, ठीक है ना। अगर इसको आप मिरर में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा, ठीक है ना। आपको हो सकता है इसमें अलग दिखे, ऐसा दिखेगा। ये ऐसा था, इसका थंब इस साइड था, इसका थंब इस साइड था, है तो दोनों मिरर इमेज, दोनों, इसकी मिरर इमेज क्या है, ये है तो दोनों मिरर इमेज, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये इसके ऊपर ऐसे का ऐसे नहीं आता, ये थंब के ऊपर ये अलग फिंगर आती है, इस फिंगर पे थंब आता है। तो ऐसी इमेज को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल, जो जैसा मॉलिक्यूल था उसके ऊपर वैसा का वैसा ना लगे, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो जहां पे भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगी उसको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए जैसे मैंने ये लिया, और ये Br लिया, मिरर लगाया मैंने ऐसे, मिरर लगाते ये हो गया अपने पास Br C H H और H, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए मेरे पास ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, इसकी ये मिरर इमेज है या नहीं है। अब क्या ये इसके ऊपर आता है एज इट इज, ठीक है ना, क्या ये इसके ऊपर एज इट इज आएगा। तो ये चेक करने के लिए पहले हमको इसको 180 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है ना। इसको किस पे रोटेट करना है, 180 डिग्री पे। जब आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, इसको उठा के देखेंगे, इसके ऊपर रख के ऐसा कैसे, तो Br के ऊपर कौन आएगा, Br आएगा, ठीक है, सेम एज इट इज हो जाएगा। तो ये जो है मिरर इमेज तो है ये इसकी, लेकिन ये सुपर इम्पोजिबल है। कैसी है ये, सुपर इम्पोजिबल, और ये इनैंशियोमर नहीं है, ठीक है जी। ये क्या नहीं अपने पास, इनैंशियोमर नहीं है। इनैंशियोमर को आगे देखते हैं इसके अंदर। अब अगला एग्जांपल देखिए, जब मैंने ये लिया कार्बन, यहां पे मैंने इसके साथ क्या ले लिया, कोई भी ग्रुप ले लिया, सपोज CH3 ले लिया, और यहां पे मैंने ग्रुप ले लिया C2H5 ले लिया, और यहां पे मेरे पास H है और यहां पे F है, Br ले लिया। चलो जब मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा, यहां पे मिरर डालूंगा, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, C, यहां पे कौन चला जाएगा, CH3, यहां पे कौन चला जाएगा, C2H5, और यहां पे कौन आ जाएगा, H, और यहां पे कौन आ जाएगा, Br। ये इसकी क्या बन गया, मिरर इमेज। अब इसको रोटेट करना है, 180 डिग्री पे रोटेट करना है। जब 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे ऐसे,
तो ये तो कहां चला जाएगा ऊपर, और ये कहां चला जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या चेंज आएगा इस पे 1 डिग्री रोटेट करने पे, सी एच बी आर, यहां पे कौन आ जाएगा CH3, और यहां पे कौन चला जाएगा C2H5। अब प्रीवियस केस में क्या था, यहां भी CH3 था, यहां भी CH3 था, तो उस पे तो चेंज नहीं आ रहा था कुछ भी CH3 को चेंज करने से, ठीक है ना। अगर यहाँ पे दोनों CH3 को भी चेंज कर ले, बात तो सेम ही थी, यहां CH3 चला जाता है, यहाँ पहले यहाँ भी CH3, इसलिए वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज थी। ठीक, तो मिरर इमेज वो भी, लेकिन वो कैसी थी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, सॉरी सुपर इम्पोजिबल। ये कैसे बनेगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल बनेगी। देखिए इसको डाल के देखिए इस पे, इधर C2H5 आ गया, इधर क्या आ गया CH3, इधर क्या आ गया Br, और इधर क्या आ गया H आ गया। तो ये कैसी इमेज बनी है, ये जो इमेज बनी है 180 डिग्री की रोटेशन पे, तो ये क्या है, ये इसका इनेंशियोमर है, ये इसका इनेंशियोमर है। तो समझ में आई, इनेंशियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर आई बात समझ में, प्रैक्टिस करके देखिए और क्वेश्चन की, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब अगली बात करते हैं डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स ये सब लाइट की वजह से जनरेशन फिनोमेना है, ठीक है। बाकी बहुत डिटेल में तो जब आप कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आएंगे। डायस्टीरियोमर्स, देखिए मैंने एक कंपाउंड लिया, ये यहां पे ClH, यहां पे ClH, और यहां पे CH2 CH3, और मैंने एक मिरर डाला बीच में, तो ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, CH3 Cl इसको कर देगा, इसको H कर देगा, इसको H कर देगा, इसको Cl कर देगा, और ये CH2 CH3। और एक और कंपाउंड लिया मैंने सेम, देखिए अगला, उसमें क्या है मेरे पास CH3, यहां पे Cl, यहां पे H, यहां पे Cl, यहां पे H, ये CH2 CH3। फिर मिरर डाला, तो मिरर क्या करेगा, इसको CH3, यहां पे Cl H, यहां पे Cl, यहां पे H, ये CH2 CH3। तो देखिए कंपाउंड सेम है, कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है सेम है। देखिए ये इसकी मिरर इमेज है, ये इसकी भी मिरर इमेज है। अगर मैं इसको A नाम दूं, इसको B दूं, इसको C दूं और इसको D दूं, A और B आपस में इनेंशियोमर है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। C और D क्या आपस में मेजो कंपाउंड है, ठीक है ना। लेकिन देखिए जो A और C है ये एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, आपने तो ये एग्जांपल देना है, A और C उठा के दे देना एग्जांपल, कि ये जो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर बोलते हैं। द कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, लिख लेंगे इसको, रिकॉर्ड तो हो ही गए। द कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नोन एज डायस्टीरियोमर। ए और सी उसमें एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब मैं रैसिमाइजेशन को मॉडिफाई करता हूं इसके अंदर, अब रैसिमाइजेशन को मॉडिफाई करते हैं। देखिए रैसिमाइजेशन को हम कह सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनेंशियोमर्स, इक्वल अमाउंट ऑफ टू इनेंशियोमर्स इज नोन एज रैसिमाइजेशन, ठीक है जी। आई बात सुन में। तो ये थी सारी ऑप्टिकल लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइट के साथ इंटरेक्शन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया था, ये आइडिया था उसका, ठीक है। इनेंशियोमर की कभी कभार डेफिनेशन आई हुई है पहले डायस्टीरियोमर की, ठीक है। एक मीजो कंपाउंड और होता है, देखिए मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड, those compounds which have
कायरल सेंटर बट नॉट एक्ट एज कायरल मॉलिक्यूल। और कायरल मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? कायरल सेंटर होने के बाद भी कायरल मॉलिक्यूल नहीं होते मेसो कंपाउंड, ठीक है ना। क्यों नहीं होते? छोटा सा रीजन दूंगा, बस उसको याद रखना है, कभी कभार जेई में या नीट में पूछ लिया जाता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मेसो कंपाउंड का। देखिए जैसे ये दिया मैंने, मेसो टार्ट्रिक एसिड का एग्जांपल दिया मैंने, OH H और ये COOH। देखिए ये भी कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी ग्रुप डिफरेंट हो गया, ये भी और ये भी। यहां भी देखिए ये भी कायरल सेंटर है, लेकिन कायरल सेंटर होने के बाद भी ये कायरल नहीं है। क्यों? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता, क्योंकि इसमें प्लेन है, तो इसको इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, जब हायर क्लासेस में चले जाएंगे तब सीखेंगे, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो लाइट की इंटरेक्शन खत्म होती है। अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं जिनका नाम है एलिमिनेशन, फिर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, और ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो अब आगे करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम? अल्काइल हैलाइड की और अराइल हैलाइड की। तो अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे अब हम। एलिमिनेशन कैसे होता है? एलिमिनेशन के लिए रिएजेंट चाहिए अल्कोहलिक KOH और हीट। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो मैं दिखाता हूं बना के एलिमिनेशन रिएक्शन का। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 CH, ऐसे लिख लिया मैंने इसको CH Br, और इसको ऐसे लिख लिया CH3 CH3, ठीक है जी। तो ये बना लिया मैंने, एक कंपाउंड ले लिया। देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो प्रोपेन ले लिया मैंने, सॉरी 2 ब्रोमो पेंटेन ले लिया। और इसमें क्या डाला मैंने? ये रिएजेंट डाला अल्कोहलिक KOH और हीट। बेस का काम करेगा अल्कोहलिक OH, यहां से कौन निकल के आएगा? OH नेगेटिव। तो देखिए दो जगह से अटैक कर सकता है, या तो A साइड से या किससे? B साइड से। दो जगह से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये Br है ना। Br क्या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, या तो इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा अल्फा पोजीशन से, सॉरी बीटा पोजीशन से, या किसको निकाल लेगा? इसको निकाल लेगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है इसमें। तो मैं पहले B से निकालता हूं, फिर मैं A से निकाल दूंगा। जब मैंने B से निकाली, देखिए ये H पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट किया इसने, ये चला गया और ये Br निकल गया। OH नेगेटिव आया, इस H को लिया, H पॉजिटिव चला गया, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट हो गया। इसने ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ से बॉन्ड निकल गया Br, क्योंकि कार्बन तो 5 मोड कभी बना ही नहीं सकता। तो देखिए पहला प्रोडक्ट ये बना CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। पेंट 1 इन बन गया। अब दूसरा प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा? OH इस H को लेगा, या इस H को किसी को भी निकाल दो, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और ये Br निकल गया। तो यहां से कौन बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो गया? CH3। तो ये क्या बन गया? पेंट 2 इन। एक तो 2 इन है, 2 पे इन है, एक 1 पे इन है। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? ऐसा मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। सेट द रूल। सेट द रूल क्या कहता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर कौन सा बनेगा? 2 वाला बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला केस एलिमिनेशन का, ठीक है। दूसरा केस देखिए, अगर मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2OH, सॉरी Br, तो ये अल्फा पोजीशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है इसमें। तो यहां पे एल्कीन बना के दिखाना आपने मेरे को प्रोडक्ट। फिर मैंने ये ले लिया CH Br CH3 CH3, इसमें मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाना है इसी रिएजेंट की प्रेजेंस में। फिर ये हो गया CH3 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 Br, फिर इसमें बना के दिखाना है। सबसे फास्ट इसमें बनेगा और सबसे स्टेबल बनेगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनेगी? स्टेबल एल्कीन। क्यों बनेगी? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड बनेगी। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं हाइपर कंजुगेशन से, वो एल्कीन क्या हो जाती है? ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो इनके आप प्रोडक्ट बना के मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजेंगे,
ठीक है जी। अब अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट केस करवा रहा हूं मैं एलिमिनेशन रिएक्शन का, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर मैंने यहां पे H है और ये F ले लिया, अब ध्यान से देखिएगा, F क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। अब ये यहां से भी H ले सकता है, यहां से भी ले सकता है, लेकिन यहां से H लेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं इस साइड, यहां से H लेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले नहीं है, तो ये मोर एसिडिक H पॉजिटिव को निकाल लेगा और वो ये बनेगी टर्मिनल जो हाइड्रोजन है जो अल्फा पोजीशन पे लगी हुई है वो क्या बनेगी, यहां पे बीटा पोजीशन पे जो लगी हुई है वो जल्दी निकल के जाएगी बीटा पोजीशन वाली, तो यहां से OH आएगा, इसको निकाल लेगा और ये बॉन्ड यहां पे और ये जाएगा, क्या किसकी वजह से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा 1 ब्यूटीन, और यही मेजर प्रोडक्ट होगा, यही मेजर प्रोडक्ट होगा। और ये किसकी वजह से चेंज हुआ, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ये होफमैन प्रोडक्ट होता है, वो सिटजर प्रोडक्ट होता है जो पहले हमने किया था मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वाला। ठीक है जी, तो ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आगे करते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। जैसे कि जो अदर रिएक्टिव मेटल होती है उनको एक्टिव मेटल कहा जाता है। हमारे पास जो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे हम सोडियम की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में, इन रिएक्शन को करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है RX की रिएक्शन Mg के साथ, ठीक है ना, एनहाइड्रस कंडीशन में, वाटर नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में RMgX बन गया, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। X क्या हो सकता है, ClBr। ठीक है जी, तो देखिए आयोडीन भी हो सकता है, तो ये RMgX बन गया। ठीक, तो यहां पे क्वेश्चन आता है why should we prepare Grignard reagent under anhydrous condition, under anhydrous condition। एनहाइड्रस कंडीशन में बिना वाटर के क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। और अपने किसी काम का रहता नहीं है फिर। ठीक है जी, तो क्यों, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता, इसलिए इसको किस में प्रिपेयर करना चाहिए, एनहाइड्रस, तो इसको ईथर में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है जी, तो ये था एक्टिव मेटल। दूसरा सोडियम के साथ है वुड्स रिएक्शन, +1 में किया हमने अच्छे से, उसके नोट्स भी बनाए, उनको देखेंगे आप। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये तो थी हेलो अल्केन की रिएक्शन जिनमें RX पार्ट को हमने ट्रीट किया था, सिर्फ RX पार्ट को। ठीक है ना, अब करते हैं हेलो अरीन्स की रिएक्शन। इसकी रिएक्शन करेंगे हेलो अरीन्स की। तो हेलो अरीन्स की रिएक्शन को समझने के लिए, हेलो अरीन्स की रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले तो अपने को ये समझना चाहिए इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दी, जबकि अल्काइल हैलाइड ने दी है, इसने क्यों नहीं दी। तो इसके पीछे 4 रीजन है कि इसने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दी। देखिएगा, हर एक बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, पहला केस है इसके अंदर रेजोनेंस, रेजोनेंस। दूसरा केस है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, या यूं कह लो एस करैक्टर।
तीसरा रीजन है इसके अंदर इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। और आखिरी करैक्टर है इसके अंदर बॉन्ड लेंथ, उसी से रिलेट है बॉन्ड लेंथ में, कोई अलग चीज तो है नहीं, इसी से रिलेट है बॉन्ड लेंथ भी। देखिए क्या होता है, जो हेलोरीन होते हैं अपने पास वो ऐसे होते हैं। दो केस डिस्कस कर रहा हूं मैं, एक तो हेलोरीन का और एक विनाइल हैलाइड का। तो इन दोनों की जो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिगार्ड अल्काइल हैलाइड से कम है। क्यों है? क्योंकि इन पे लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड करैक्टर जनरेट होने से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो पहला तो रीजन ये है कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, रिएक्टिविटी घट जाती है। इसमें भी यही होगा, डबल बॉन्ड करैक्टर है तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी घट जाएगी। दूसरा रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड करैक्टर आने के बाद ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस हो जाता है, इसलिए क्या नहीं देता, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। अगली बात, इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन थी जैसे CH3Cl थी, इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी। और sp2 में और sp3 में s करैक्टर किसमें ज्यादा, इसमें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी ना इस कार्बन की, जो इनके साथ ये कार्बन लगी हुई है, इसकी कैसी हाइब्रिडाइजेशन, sp2। s करैक्टर बढ़ गया, s करैक्टर बढ़ते क्या बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, ठीक है ना, तो बॉन्ड लेंथ हो छोटी हो जाएगी। ठीक है जी। अगली बात, अगर यहां से हम न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना भी चाहें, सपोज हमने करवा दिया, न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया यहां से और ये बन गया अपने पास कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये स्टेबल ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो है यहाँ पे sp ऑर्बिटल, ये एक प्लेन में ही नहीं होते, इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जा ही नहीं सकती इससे इसके अंदर, ठीक है। ये तो ऐसे पड़ा रहता है और वो ऐसे पड़े रहते हैं, इसलिए क्या हो गए, हाईली अनस्टेबल हो गया, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। तो सिर्फ क्या देते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। एक क्वेश्चन और था, बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी से मुझे याद आया, रेजोनेंस के अंदर नेट में आया क्वेश्चन है कि ये देखिए, ये जो फ्री रेडिकल है, ये जो फ्री रेडिकल है, ये कैसे स्टेबल है। तो रेजोनेंस नहीं था उसमें ऑप्शन, इसमें देखिए किसकी वजह से है, 6p ऑर्बिटल एट 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल है। इसमें 6p ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, ये स्टेबल है। हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ऐसे। तो बेंजीन रिंग के 6p ऑर्बिटल और सब में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होने की वजह से ये फिर जो रेडिकल बनती है, बेंजाइल रेडिकल जो बनती है, ये कैसी है, स्टेबल रेडिकल है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पार्ट रह गया इसका, देखिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब आगे करते हैं इसका पार्ट।